हम आज आपको कक्षा 7 का इकाई 2 भूक्षरण के बारे में बताने वाले हैं। भूक्षरण है क्या? हम जानते हैं इस भूक्षरण में हम 5 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। भूक्षरण की परिभाषा क्या है, भूक्षरण के प्रकार यानी कितने प्रकार का भूक्षरण होता है, भूक्षरण के रूप कितने होते हैं, कितने प्रकार का भूक्षरण होता है, मृदा संरक्षण की परिभाषा क्या है और मृदा संरक्षण का महत्व क्या है, और 5वां, मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय हमको करना है। तो हम जानते हैं, अक्सर हमने देखा भी है कि बरसात के दिन में पानी बहकर नदी और नालों में जाता है। तीव्र बरसात होती है तो मृदा सरफेस के ऊपर से, मृदा के ऊपरी धरातल से पानी तेजी के साथ बहता है, छोटे छोटे नालियों से होता हुआ नालों में पहुंचता है, नालों से होता हुआ नदियों में पहुंच जाता है। यह जो पानी होता है हम देखते हैं यह मटमैला या गदैला होता है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में जो वर्षा का पानी है, तो वर्षा के पानी के साथ साथ जो मृदा की ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह के से जो मृदा के महीन कण हैं वो पानी में घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जमा होते हैं, जिससे जहाँ से यह निकलता है मिट्टी, वहाँ पे मृदा का कटाव होता है। आंधी या चक्रवात जब होता है, आंधी उठती है, चक्रवात होता है, तो मृदा के कण हवा में, जो छोटे हल्के कण होते हैं वो हवा में बहुत ऊंचाई तक हवा के साथ उड़ने लगते हैं। इससे शुष्क और रेतीले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम परिभाषा के रूप में मृदा क्षरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने, भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को हम भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। अब हमको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत में उपलब्ध कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना है उसका लगभग आधा क्षेत्रफल, यानी जितना बड़ा हमारा देश बहुत बड़ा है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो इसका संपूर्ण भारतवर्ष का लगभग आधा क्षेत्रफल जल एवं वायु भूक्षरण से प्रभावित है। भूक्षरण के कारण नदी, नालों व समुद्र में रेत और मिट्टी जमा होती है, और रेत और मिट्टी जमा होने के कारण नदियाँ, नाले और समुद्र उथले होने लगते हैं, यानी उनकी जो गहराई है वो कम होती जाती है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ और साथ ही साथ अन्य जो बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे धन, जन और स्वास्थ्य इन सब की हानि होती है। भूक्षरण के फलस्वरूप भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, हम जानते हैं कि पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा में ही रहते हैं, मृदा की ऊपरी सतह में घुले रहते हैं। तो भूक्षरण के फलस्वरूप जो मृदा की उर्वर शक्ति होती है और उसकी उत्पादन क्षमता जो होती है मृदा की, उसमें ह्रास होता है, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है, और यह देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। अब हम देखते हैं ये कौन से कारण हैं कि आज नदी
और समुद्र का जो तल है वह धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है। पृथ्वी के अधिकांश भाग के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन सब का कारण भूक्षरण है। मूल बिंदु इसका क्या है? भूक्षरण है। भूक्षरण के कारण ही नदियों और तालाबों का जो तल है वो उथला होता जा रहा है, उसकी गहराई कम होती जा रही है और पानी जो है वो भूमि के भूभाग के अन्य क्षेत्रफल पर फैलता जा रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। जैसे वर्षा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल और हिमनद के द्वारा भूक्षरण होता है, लेकिन सबसे अधिक जो भूक्षरण है वह जल के द्वारा और वायु के द्वारा होता है। विशेष रूप से पानी के साथ जो मृदा की उपजाऊ शक्ति होती है, मृदा की ऊपरी सतह की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, यह बह करके नदी नालों में और समुद्र में चली जाती है। एक अनुमान के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 16.3 टन उपजाऊ मिट्टी प्रतिवर्ष बह जाती है और बह जाने के कारण उतने भूमि का जो पोषक तत्व होता है वह भी नष्ट हो जाता है। और इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हानि होती है। भूक्षरण के प्रकार कितने हैं? भूक्षरण कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः भूक्षरण 2 प्रकार का होता है। पहला तो प्राकृतिक या सामान्य भूक्षरण, दूसरा त्वरित या मनुष्यों के द्वारा किया गया भूक्षरण। तो ये प्राकृतिक भूक्षरण है, यह प्राकृतिक भूक्षरण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है और इसकी गति बहुत ही धीमी होती है और विनाश रहित होती है, यानी इससे विनाश नहीं होता। इसमें जितनी मिट्टी बनती है उतनी ही मिट्टी का कटाव होता है, अधिक मिट्टी का कटाव नहीं होता, जिसके कारण संतुलन बना रहता है। इसके फलस्वरूप यानी प्राकृतिक भूक्षरण के फलस्वरूप भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियां, इन क्षेत्रों में जो मिट्टियां बनती हैं उन सब का निर्माण होता है। दूसरा है त्वरित भूक्षरण। चारागाहों में उगी घास की अनियमित चराई। चारागाह पशुओं के चरने के लिए होते हैं, लेकिन जब उसमें अनियमित चराई होती है, वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, इससे भूमि के ऊपरी सतह पर उपस्थित जो वनस्पतियां होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं या हो जाती हैं, जिसके कारण त्वरित भूक्षरण की गति तेज हो जाती है। इसको हम इसी प्रक्रिया को हम त्वरित भूक्षरण कहते हैं। अब ये भूक्षरण के रूप कितने हैं? भूक्षरण के मुख्यतः 2 रूप हैं, जिसको हम जलीय भूक्षरण और वायु भूक्षरण, इन 2 रूपों में जानते हैं। भूक्षरण के कारक मुख्यतः जो है वो वर्षा है और वायु है। ये वर्षा और वायु जब मृदा के संपर्क में आते हैं तभी भूक्षरण प्रारंभ होता है। जैसे जैसे वर्षा या वायु का वेग, उसकी गति, वर्षा और वायु का वेग अर्थात उसकी गति जैसे जैसे बढ़ती या घटती है, वैसे वैसे भूक्षरण का रूप व प्रकार यह दोनों बदलता रहता है। भूक्षरण का मुख्य रूप से भूक्षरण 2 कारकों के द्वारा होता है, वो पहले बताया हमने।
जल द्वारा और वायु के द्वारा। तो हम जलीय भूक्षरण के बारे में आगे जानेंगे। तो जो जलीय भूक्षरण है, हमने देखा है कि बरसात के दिनों में पानी के साथ जो मिट्टी बहती है, हम थोड़ा सा उस पर एक दृष्टि डालें, उसका थोड़ा सा अवलोकन करें, तो हम पाएंगे कि जो ढालू भूमि होती है उसमें जब पानी बहता है तो ढालू भूमि पर पतली 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 नालियां बनती हैं, या पुराने पेड़ों की जड़ों की मिट्टी बह जाने के कारण जड़ें नीचे तक दिखने लगती हैं, क्योंकि मिट्टी वहां से कट जाती है। तो जो नीचे की जड़ है वह भी पौधों की दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? वह कारण है मृदा का जलीय भूक्षरण। यह जो जलीय भूक्षरण है एक कई प्रकार का होता है। तो क्रमशः एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। पहला होता है वर्षा के बूंद द्वारा क्षरण। इसको हम बूंद क्षरण के नाम से भी जानते हैं। जब वर्षा की बूंदें मृदा से टकराती हैं तो जो मिट्टी के कण होते हैं वो अपने मूल स्थान से छिटक जाते हैं। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा, क्योंकि आप जानते तो हैं नहीं, तो यह जान लीजिए कि वर्षा की बूंदें मिट्टी के कणों को 1 मीटर तक ऊंचा उछाल देते हैं, और साथ ही साथ उनको 1 मीटर दूर वर्षा की बूंद पड़ी। तो वर्षा की बूंद जब मृदा पर पड़ती है तो उसके प्रहार से, वर्षा की बूंद के प्रहार से मृदा के जो कण होते हैं, छोटे कण, वो 1 मीटर ऊपर तक उछलते हैं और 1 मीटर दूरी तक जा करके गिरते हैं। ये हमको दिखता नहीं है नंगी आंखों से, लेकिन धीरे धीरे जब यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती है तो हमको लगता है कि मिट्टी गई कहाँ। तो ये मिट्टी इन छोटी छोटी बूंदों, वर्षा की बूंदों के कारण अपने मूल स्थान से, वर्षा के बूंद क्षरण के रूप में अपने मूल स्थान से हट जाती है। दूसरा जो क्षरण है उसको कहते हैं परत क्षरण। वर्षा के द्वारा होने वाला, वर्षा के पानी के द्वारा होने वाला जो दूसरा क्षरण है उसको कहते हैं परत क्षरण। तो हम देखते हैं खेत से पानी बहते हुए धीरे धीरे मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा करके ले जाता है। यह भी प्रक्रिया सामान्य रूप से नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। खेत से बहता हुआ गंदा पानी यह प्रदर्शित करता है कि मृदा के ऊपरी भाग का कुछ अंश खेत के बाहर जा रहा है। अब इस मृदा के ऊपरी भाग जब बहता है तो उसके साथ साथ मृदा के ऊपरी भाग में जो घुले हुए पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए अति आवश्यक हैं, यह भी मृदा के साथ, पानी के साथ बह करके खेत से बाहर निकल जाते हैं, जिससे खेत की उर्वरता कम हो जाती है और उसकी उत्पादकता घट जाती है। तीसरा है अल्प सरिता क्षरण। इसको अल्प सरिता भूक्षरण के नाम से भी जानते हैं। भूमि ढालू होने से, अगर भूमि में ढाल ज्यादा है या अत्यधिक वर्षा से पानी जब तेज धार के रूप में बहता है तो यह बहता हुआ जल छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल बना देता है, जिसको हम अल्प सरिता भूक्षरण कहते हैं। और यह जो नलिकाएं होती हैं, जुताई गुड़ाई जब हम करते हैं तो फिर से समाप्त हो जाती है। खेत को जब हम परती छोड़ते हैं तब इस प्रकार का भूक्षरण देखने को मिलता है। अगर खेत की बरसात के पहले जुताई कर दें और मेड़बंदी कर दें तो इस तरह का भूक्षरण रुक जाता है। चौथा है खंड या अवनालिका भूक्षरण। अल्प सरिता नलिकाओं पर जब हम ध्यान नहीं देते, यानी छोटी छोटी जाल बने, छोटी छोटी नालियों से पानी बह रहा है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं,
तो यह आगे चल करके ये आपस में धीरे धीरे छोटी छोटी नलिकाएं आपस में जुड़ने लगती हैं और फिर ये गहरी और चौड़ी नालियों का रूप ले लेते हैं। अब ये जो गहरी और चौड़ी नालियां होती हैं, इसको हम भूपरिष्करण की क्रिया के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते, इसको समतल नहीं किया जा सकता, और यह कृषि कार्य के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। चौथा है बीहड़ भूक्षरण। जब वर्षा होती है तो नदियों के दोनों किनारों से वर्षा का जो जल होता है वो बह बह करके नदी में मिलता है, नदियों में आता है। इस जल के बहाव से भूमि में कटाव होता है और तेज कटाव होता है। इससे भूमि में प्राकृतिक नाली बन जाती है। आगे चलकर यही नालियां बड़े नाले या बीहड़ का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार के भूक्षरण को हम बीहड़ भूक्षरण कहते हैं। चंबल नदी के किनारे इस प्रकार के बीहड़ भूक्षरण अधिकतर पाए जाते हैं। चंबल और जमुना नदियों के आसपास यह देखने को अधिक मिलता है। अगला है छठा, नदी तट का भूक्षरण। पानी का बहाव नदियों के किनारे को काटता है। जब पानी तेजी के साथ नदी, बरसात के दिन में जब नदियां उफनाती हैं उसमें पानी अधिक होता है, तेजी के साथ पानी बहता है, तो यह अपने किनारे की मिट्टी को काटता है और बहाव का एक नया रास्ता बनाता है। इससे नदियों के किनारे की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कट करके नष्ट हो जाती है। सातवां है पूलीन भूक्षरण या समुद्र भूक्षरण, समुद्र तट भूक्षरण। समुद्र की जो तीव्र लहरें होती हैं वो किनारे से जब टकराती हैं तो किनारे से टकराने पर किनारे की मिट्टी को काटती हैं, जिससे किनारे के पहाड़ व पेड़ पौधे टूट करके समुद्र के अंदर गिरते हैं तथा गाद और सिल्ट के इकट्ठे होने से पुलीन बीच बन जाता है। वहां बालू इत्यादि दिखने लगते हैं और समुद्र की लहरों व ज्वार धाराओं द्वारा ये पुलीन क्षरण होता है, जिससे बीज का निर्माण होता है। आठवां है हिमनद या भूक्षरण। यह ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर सबसे अधिक होता है। जहां प्रायः बर्फ जमी रहती है वहां पर जो पर्वतों से बड़ी बड़ी हिमनद चट्टानें जब टूट करके गिरती हैं तो अपने साथ पहाड़ी चट्टानों को भी बहा करके तोड़ करके साथ में नदियों के साथ लेके गिर जाती हैं और नदियों में बहता हुआ एक दूसरे से टकराता हुआ टूटता हुआ आगे बढ़ता है, पत्थरों को बहा करके ले जाता है। अंतिम है भूस्खलन भूक्षरण। यह भी क्षरण ज्यादातर पहाड़ों पर होता है। इसमें जो कमजोर चट्टानें होती हैं अधिक ढलान के कारण दूर तक ढह जाती हैं, जिससे निचली जगहों के खेत, सड़क और बस्ती आदि दब जाते हैं और इससे बड़ी मात्रा में हानि होती है। दूसरा भूक्षरण है वायु भूक्षरण। ये जल भूक्षरण के ऊपर वाले जो हमने बताया, ये जल भूक्षरण के 9 प्रकार थे। वर्षा भूक्षरण, परत भूक्षरण, अल्प सरिता भूक्षरण, खड्ड या अवनालिका भूक्षरण, बीहड़ भूक्षरण, नदी तट भूक्षरण, पुलीन भूक्षरण या समुद्र तट भूक्षरण, हिमनद भूक्षरण, भूस्खलन भूक्षरण। भूक्षरण का जो दूसरा प्रकार है वह है वायु भूक्षरण। जब भूमि का क्षरण वायु के द्वारा होता है तो हम उसको वायु भूक्षरण कहते हैं। यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा कम होती है और जहां की जलवायु शुष्क होती है, जहां आमतौर पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। वहां भूमि पर वनस्पतियों का आवरण साधारणतया नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मृदा के जो छोटे छोटे कण होते हैं
वो हवा के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान कई किलोमीटर तक ये चले जाते हैं और दूसरी जगह कई किलोमीटर दूर जा करके जहाँ वायु वेग कम होता है वहाँ पर इकट्ठे होते जाते हैं। कभी कभी आसपास के खेतों में जमा होकर भी ये फसल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे सैंड, रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी वायु के टीले, बालू के टीले बन जाते हैं। इसको हम सैंड कहते हैं। तेज हवा चलती है, एक जगह से बालू उठती है आंधी के साथ बड़ी मात्रा में और दूसरी जगह एक नया पर्वत सा बालू का खड़ा कर देती है। यह सब वायु वेग के कारण होता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। अभी टीला यहाँ है, अचानक बहुत तीव्र वायु आई, टीले को यहाँ से वो वायु में उठा, फिर दूसरी जगह जहाँ कमजोर वायु है, धीमी वायु होती है, वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से तेज हवा या आंधी आती है तो प्रायः रेत या मिट्टी के महीन कण की एक धूल जमा हो जाती है। हम अपने यहाँ भी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यह वायु क्षरण किस कारण से होता है। तमाम तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। अब वायु क्षरण होता है, मृदा क्षरण होता है, इससे मृदा कटती है। अब ये तमाम समस्याएं हैं जो कृषि के लिए अनेक समस्याएं खड़ा करता है। इनका हम संरक्षण कैसे करेंगे, इससे बचाव कैसे करेंगे, इसका हम अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।